कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति साइड यूएसएसटी टीचर, स्वागत है आप सभी का इस जुलाई सीरीज में, जहां पर हम आपकी पूरी बुक को क्लास 8 के एसएसटी का न्यू बुक जो आप लोगों की इस पर्टिकुलर बुक को हम डिटेल में वन शॉट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं। जिस तरीके से आप सब बच्चों ने लास्ट जो आपके ईयर में जो वीडियोस रहेंगे उन सबको आपने बहुत प्यार दिया था। इस साल भी सारे ही बच्चे इस तरीके से सारी वीडियोस को बहुत प्यार देना, आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है जी, तो चलिए जरा बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात हम यहाँ बात कर रहे हैं, आपके चैप्टर का नाम है बच्चा नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस। अब देखो पहली चीज, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है नेचुरल, इसका मतलब क्या हुआ? जो भी हमको नेचर से मिला है दैट इज सिंपली कॉल्ड नेचुरल। अब रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? भाई नेचर से हमको मिला तो है, लेकिन क्या वो हमारे किसी काम का है? अगर वो हमारे किसी काम का है तब उसे हम बोलते हैं रिसोर्स। यानी कि नेचर से मिली हुई चीजें, रिसोर्स कौन से होंगे वो, तो नेचर से मिले हुए रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और उनका आखिर इस्तेमाल कैसे करता है, क्या करना होता है, कहाँ पे क्या चीजें होती है, ये सब कुछ हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप लोगों का पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, देखो अब यहाँ पे फिर हम पढ़ेंगे आखिर उसका इस्तेमाल क्या, उसकी यूजेस वगैरह क्या होता है, उन सब चीजों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को पता है आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में आपके कोड लिखा होता है आप सब बच्चों के पास, which is basically यहाँ पर क्या है, वो कोड लिखा है यहाँ पे कुछ टाइम फिगर्स ने, एंड टॉम रेवेट कार्नेग ने भी लिखा हुआ है अपने बुक में इन द फ्यूचर भी यूज विच वाज बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस पर्टिकुलर में एक बार कोड को देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। कहते हैं सोशल साइंटिस्ट आर क्लियर ऑन व्हाट वी नीड टू डू। भाई सोशल साइंटिस्ट जो है बहुत क्लियर है कि आखिर हमें क्या करना है, किस चीज के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी रीजनरेटिव हो, भाई साइंटिस्ट कह रहे हैं जो काफी स्टडी करते हैं एनवायरमेंट वगैरह का, वो कह रहे हैं हमारी जो इकोनॉमी है हमें वो रीजनरेटिव इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए, हमें उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, रीजनरेटिव का मतलब वो किसी चीज का जनरेशन हो रहा है, शायद कोई चीज शायद बन रही है कुछ इस टाइप से। क्या कहते हैं, देखो एक ऐसी इकोनॉमी जो कि नेचर के साथ बहुत दोस्ती से रहती है, यानी कि नेचर के साथ के कनेक्शन उसके बहुत अच्छे हैं, बहुत आराम से वो रहती है। दूसरा, रीपर्पजिंग यूज रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज हमारे खत्म हो चुके हैं या हमारे एक बार यूज हो चुके हैं उसको दोबारा से किसी और तरीके से किसी और पर्पस के लिए उसको यूज करना। ऑल्सो मिनिमाइजिंग वेस्ट, वेस्ट को कम से कम करना, एंड रिप्लेनिशिंग डिप्लेटेड रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं उनको दोबारा से फिल अप करना। इन सारी चीजों की तरफ जाने का मतलब हुआ कि हम रीजनरेटिव इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं, रिसोर्सेज का इस्तेमाल दोबारा से कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, एंड हम जो रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं उनको दोबारा से हम भर रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं, जल्दी से वापस लेके आ रहे हैं। ऐसे कुछ काम कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग रीजनरेटिव इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। कहते हैं वी मस्ट रिटर्न टू द इनेट विजडम ऑफ नेचर हरसेल्फ, यानी कि नेचर जिस फॉर्म में हमारे पास आई थी, इनेट का मतलब हुआ बच्चा बोर्न, कि जिस तरीके से नेचर का जन्म हुआ था, जिस तरीके से नेचर हमारे पास आई थी, जिस तरीके से नेचर ने हमें बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स सब कुछ दिया था, हम सब उसको वो वापस करें, उसको वो रिटर्न करें, हमें ऐसे काम करने चाहिए। बिकॉज जो नेचर है वो खुद ही है जो कि सारी रिसोर्सेज का जनरेटर है एंड रिसाइकलर भी है। सारी जो भी रिसोर्स हमारे पास है वो सब एट द एंड कहीं ना कहीं नेचर से ही निकल कर आते हैं, तो इसलिए नेचर को हमको वापस करना चाहिए, नेचर को हमको अच्छे से रखना चाहिए। दैट इज बेसिकली आप लोगों का जो आपका फ्रंट आपका फर्स्ट पॉइंट होगा, आपको समझना है आगे चैप्टर का जो आपका इंट्रो होगा कि आपको इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलने वाली। ठीक है जी, अब देखो अच्छा नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे नीचे आप लोगों को बच्चों दिखा रखा है दूध सागर का वाटरफॉल, जो कि यहाँ पे रेलवे ब्रिज आपको दिख रहा होगा, गोवा में है बेसिकली ये, यहाँ पे रेलवे ब्रिज है और यहाँ से आप जा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा साइड में दूध सागर वाटरफॉल। अब ये क्या चीज है, बेसिकली है क्या ये? ऐसा नहीं कि दूध का बना हुआ है, दूध से बह रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मिल्क कुछ नहीं है इसके अंदर। इट्स जस्ट दैट जो इसकी हाइट है ना, जहां से वाटरफॉल गिर रहा है, आप समझो वो 310 मीटर से गिर रहा है करीब करीब। तो 300 मीटर की ऊंचाई से कोई चीज गिर रही है तो हमें दिखता है वो ऐसा जैसे कि ना बहुत दूध सा आ रहा हो, बहुत पानी व्हाइट हो वहां का, तो जो उसका व्हाइट टेक्सचर है, उसका व्हाइट जो कलर है वो कहीं ना कहीं दूध को रिसेंबल करता है, इसलिए इस वाले वाटरफॉल का नाम बच्चा क्या है आपका, दूध सागर वाटरफॉल। और यहाँ पे रेलवे का ब्रिज यहाँ पे दिखा रहे थे दूसरी क्रॉस यहाँ पर कर रहा है। अब देखो बच्चे नीचे आपके पास यहाँ पे कुछ आपको बता के बिग क्वेश्चंस होता है आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में जो आपको देखने होंगे। हम लोग इसका तब हम इसको पढ़ेंगे जब हम आपका चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमें आप इन क्वेश्चंस के आंसर खुद से कर पाएंगे कि आपके इनका क्या मतलब है और क्या इनके आंसर है। ठीक है जी, अच्छा अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम अपने बच्चा, विच इज आप लोगों का ये वाला जो पेज है, माइक्रो हाइडल प्लांट इन हिमाचल प्रदेश, द पावर ऑफ फ्लो
द फ्लूइंग पावर ऑफ फ्लूइंग वाटर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली यहाँ पे क्या दिखा रखा है बच्चा, ये आप लोगों के पास एक माइक्रो हाइडल प्लांट है। अब इसका मतलब क्या होता है माइक्रो हाइडल प्लांट का, बेसिकली माइक्रो का मतलब हुआ छोटा एंड हाइडल का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसी चीज को यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम जो पानी की एनर्जी है, आप समझो पानी की एनर्जी से हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट इज बेसिकली कॉल्ड हाइडल प्लांट। कि पानी यहाँ पे आप समझो बहुत तेजी स्पीड से पानी गिर रहा है, यहाँ पे नीचे टरबाइन लगा रखी है, टरबाइन घूमेंगे और तब जो है यहाँ से जनरेटर से कनेक्ट होगा वो आके उससे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन उसका हो जाएगा। इसे हम लोगों ने क्या बोला है बच्चा, आप लोगों का माइक्रो हाइडल प्लांट। तो यहाँ पर वो दिखा रखा है, तो ये आपका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ये आपको पिक्चर दिखा रखी है जो कि ऑफ शोर। देखो ऑफ शोर का मतलब क्या होता है, पानी मतलब जो लैंड है उससे ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन तब भी है पानी में वो चीज, बट लैंड से बहुत दूर नहीं है। ऑयल रिग का मतलब क्या, ऑयल को निकालने वाला, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सी बेड से किसको, पेट्रोल। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है ये पानी से पानी के अंदर है, बट लैंड से बहुत दूर नहीं है। और ये किस तरह से, सी बेड से, सी फ्लोर से, यहाँ पे देखो सी बेड है, ऊपर ऊपर पूरा पानी है, पानी में यहाँ पर वो है, और किस तरह से वो यहाँ से वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, पेट्रोल। वो यहाँ पर इसके थ्रू दिखा रखा है, आपको दो ही पिक्चर्स यहाँ पे बेसिकली दिखा रखा है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट आप लोगों का पॉइंट आएगा आखिर, व्हेन डज नेचर बिकम्स अ, आखिर जो नेचर है वो रिसोर्स बनती कब है। आप कब कहोगे कि हाँ जी नेचर रिसोर्स है, अगर ये पर्टिकुलर चीज है तो रिसोर्स है, आप ऐसा कब कहोगे। अभी आपको एक लाइन मैंने बहुत सिंपल कही थी, जब वो हमारे लिए क्या हो, यूजफुल। अगर वो चीज हमारे किसी भी काम की नहीं है, अगर वो हमारे किसी काम नहीं आ रही, तो आप बच्चा उसको रिसोर्स कहोगे। वो रिसोर्स नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है सिर्फ और सिर्फ, जो कि ऐसे पड़ा हुआ है। बट रिसोर्स कब होगा वो, जब वो हमारे किसी ना किसी काम आए। ये बात बहुत सिंपल क्लियर हुई, जब वो हमारे किसी ना किसी काम आए। आगे क्या कह रहे हैं, आखिर नेचर कब रिसोर्स बनती है। देखो नेचर यहाँ पे वर्ड आते ही आप समझो कि यहाँ पर दोनों की बात होती है। कहते हैं टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म, जो कि इन्वायरमेंट का पार्ट है बट ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट नहीं करा है। मतलब हम लोगों ने नहीं बनाया है, नेचर ने हमें खुद दिया है। चाहे वो लाइफ फॉर्म हो यानी कि जो सांस ले सकती है, और चाहे वो नॉन लाइफ फॉर्म हो जो कि सांस नहीं ले सकती। तो यहाँ पे लाइफ फॉर्म का मतलब क्या होगा बच्चा, इसे हम बोलते हैं आप लोगों का बायोटिक। आई होप आप लोग ये टर्म सुनी हुई है, व्हिच इज कॉल्ड बायोटिक। एंड नॉन लाइफ फॉर्म का मतलब वो बच्चा हमारे पास यहाँ पे ए बायोटिक। तो ऐसे जो रिसोर्सेज है जो कि चाहे बायोटिक हो और चाहे वो नॉन बायोटिक ए बायोटिक हो, यानी कि वो क्या है, हमारा नेचर है। अब देखो बायोटिक का मतलब क्या हुआ, जो भी चीज सांस ले सकती है। देखो पहली बात तो जहां पर बायो वर्ड लग जाए उससे समझ जाना, बायो वर्ड के लगता है यहाँ पर हम नेचर की बात कर रहे हैं। तो जो भी हमको नेचर से मिला है और वो सांस ले सकते, तो उसको लाइफ फॉर्म की बात मैंने करी। सांस कौन ले रहे हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, बस ये तीन लोग सांस ले रहे हैं और कोई सांस नहीं ले रहा है। लेकिन नॉन लाइफ फॉर्म क्या है, जो कि मिला हमको नेचर से ही है, लेकिन बस वो सांस नहीं ले रहा है। वो कौन कौन है, रॉक्स है, मिनरल्स है, एयर है, वाटर है, सनलाइट है, ये सब हमको नेचर से मिला है, बट सांस वो नहीं ले रहे। तो यहाँ पर वो होगा हमारा लाइफ फॉर्म और नॉन लाइफ फॉर्म, ये दोनों ही किसमें आएंगे, हमारे नेचर के पार्ट में आएंगे। अब आप समझ सकते हो आखिर हम लोग नेचर पे डिपेंड कितना है। अगर प्लांट्स ना हो, अगर एनिमल्स ना हो, अगर रॉक्स ना हो, मिनरल्स ना हो, एयर ना हो, क्या हम जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। दैट्स व्हाट इज बोली हुई है कि हर एक चीज तो एट दैट नेचर का ही पार्ट है बेसिकली। अच्छा, कहते हैं अब जब ह्यूमन बींग्स इस चीज को यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, या तो नॉर्मल अपना जीवन शैली चलाने के लिए, या फिर इनको मॉडिफाई करके इनसे नई चीज कुछ क्रिएट करके और फिर इनको कंज्यूम करते हैं, तभी वो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं रिसोर्स। भाई नेचर है अपना काम कर रही है, आराम से है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप उसको यूज कर रहे हो, जब आपके किसी काम आ रही है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, आपका रिसोर्स। बहुत सिंपल भाषा में उसे हम क्या बोलेंगे बच्चा, आपका रिसोर्स। पेड़ है उससे वुड थी, वो वुड पहले से भी है, पड़ी हुई थी आराम से, आप लोग आए, हम लोग आए, बेसिकली ह्यूमन बींग्स आए, एंड हमने उस वुड का इस्तेमाल करके हमने उस वुड से फर्नीचर बनाया, हमने उस वुड को अपने यूज में लिया, तो वो क्या हो गया, वो वुड हमारे लिए एक रिसोर्स है। तो जब तक वो चीज हमारे किसी काम ना आ सके तब तक वो रिसोर्स नहीं होती। ये समझ में आया। अच्छा एक चीज यहाँ पर, रिसोर्सेज आप लोगों को पता होगा, तीन प्रकार के रिसोर्स होते हैं। एक होते हैं नेचुरल, जो कि हमको नेचर से मिले हैं। एक होते हैं ह्यूमन मेड यानी कि मैन मेड रिसोर्सेज, जो भी ऐसी चीज जो नेचर ने नहीं बनाई है बट वो हम ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट करी है, हमारे किसी न किसी काम की है। फोन है, लैपटॉप है, चेयर, टेबल, फैन, एसी, ये सब चीज, ये भी रिसोर्स है, हमारे किसी न किसी काम आ रहे हैं, लेकिन ये ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं। एंड थर्ड बच्चा हमारे पास होता है विच इज ऑलरेडी आपका ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज जब तक ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे, उनका दिमाग नहीं चलेगा। एनिमल्स के पास ये दिमाग नहीं है कि अगर यहाँ पे लैंड है
माइनिंग करोगे तो यहाँ पे मिनरल्स निकल कर आएंगे। ये ब्रेन एनिमल्स के पास नहीं है, ये चीज ह्यूमन बींग्स के पास है। तो सबसे बड़ा रिसोर्स, सबसे बड़ी काम की चीज तो कौन है? हम ह्यूमन बींग्स खुद हैं। ठीक है, ये बात समझ रहे हो? सबसे ज्यादा काम की चीज तो हम लोग ह्यूमन बींग्स खुद है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्रकार के रिसोर्सेस हो गए। अच्छा, रिसोर्स की डेफिनेशन यहीं पे खत्म नहीं होती है। अच्छा, ये तो बहुत बच्चों वाली डेफिनेशन है, कहते हैं जो भी चीज हमारे से काम आ सके वो रिसोर्स होती है। अरे बच्चों वाली 5वीं क्लास की डेफिनेशन है, आप क्लास में सिलेबस चेंज हो रही है, बहुत चीजें न्यू आ रही है। डेफिनेशन आप लोगों के पास है। किसी भी चीज को बच्चा, अगर आप लोगों को रिसोर्स कहना है तो उसके लिए 3 कंडीशंस बच्चा आपके पास आती है। कितने आती है? 3 कंडीशंस आपके पास आती है। पहली कि वो जो रिसोर्स होना चाहिए वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, हमारी टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंच सके ऐसा वो होना चाहिए। दूसरा, द एक्सट्रैक्शन जो कॉस्ट आए उसकी वो ज्यादा ना आए, नॉट टू हाई, मतलब मे बी मे टू हाई, अगर ऐसा हुआ तो वो नहीं होगा। अभी समझाऊंगी उस चीज को। तो एक होता है इकोनॉमिकली फीजिबल, वो टर्म यहाँ पे लिखी होगी आपके। किसी भी एंटिटी को अगर हमको रिसोर्स कहना है तो क्या कंडीशन है? पहला कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, जब उसको हम निकाले, जब उसको हम एक्सट्रैक्ट करें, एक्सप्लॉइटेशन करें, तो इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। एंड तीसरा, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये 3 बच्चा क्या है? कंडीशंस है, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को रिसोर्स कहना है तो। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंच सके, एक्सेसिबल का मतलब क्या होगा? फॉर आपको पता चला है यहाँ पे माइनिंग करनी है आपको इस पर्टिकुलर प्लेस पे, बट ये जो माइनिंग आपने करनी है बच्चा, ये करीब करीब आपको करनी है फॉर सपोज 20 किलोमीटर की गहराई पे। तो वहां पे आपको जो मिनरल है वो मिल जाएगा। आपको 20 किलोमीटर खोदना है। आप क्या होगे भाई, क्या मैं तो खोद नहीं पाऊंगा, मेरे पास तो टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो कि 13 किलोमीटर नीचे जा सके, इंडिया में है ही नहीं कुछ ऐसा। तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा, वो जो मिनरल है वो पड़ा रहे, तो आपके लिए अभी वो रिसोर्स नहीं बन पाया है, बिकॉज आपकी टेक्नोलॉजी यहाँ से लेकर के सिर्फ यहाँ तक पहुंच पा रही है, वो अभी यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रही है जहाँ पे रिसोर्स है। तो आपके लिए ये पड़ा रहे, आपके लिए रिसोर्स नहीं। पहली। दूसरी बात, अब जब आप उसको निकालो, आप निकालने जाओ उसको, आपकी लेबर कॉस्ट, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपकी जो कॉस्ट लग रही है प्रॉपर मशीन के थ्रू, जो भी चीजें, आपकी पूरी कॉस्ट ही मान लो करीब करीब आ रही है 1 लाख। आपकी सारी की सारी कॉस्ट मिला के कितने की आ रही है? 1 लाख की कॉस्ट आ रही है। एंड आपको ये पता चला है कि जब वो निकल कर आएगा, जो मिनरल निकल कर आ रहा है उसकी कॉस्ट है 80,000 रुपए की। क्या आप निकालोगे? आप लोग पागल होंगे, मतलब 1 लाख रुपया खर्च करके 80,000 रुपए का सामान निकालू, कौन सा बढ़िया बुद्धि, कौन सा दिमाग, कौन सा बिजनेसमैन वाला माइंड हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमारे कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है। दैट मीन्स हमारे लिए वो चीज प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चा? हमारे लिए वो चीज प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। जब तक वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है तब तक हम उसको नहीं निकालें। सिंपल। एंड तीसरा यहाँ पर बोल रहे बच्चा, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए, कल्चरली वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर आप इन पेड़ों को काट काट के डेवलपमेंट करे जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर आप ड्रग्स का यूज कर रहे हो, उसका आप रिसोर्स कह रहे हो हमारे किसी काम आ रहे हैं, वो रिसोर्स नहीं है बच्चा। समझो, तो हमारे 3 कंडीशंस आप लोगों के पास होती है अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को बेसिकली आपको अगर रिसोर्स कहना है तो। और वो 3 कंडीशंस कौन सी है वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, पहली क्या? टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंच सके, दूसरा प्रॉफिटेबल हो वो हमारे लिए, एंड तीसरा उसको सोसाइटी एक्सेप्ट कर सके। समझ में आ गई बस। अच्छा, अब देखो आगे मूव करते हैं। कहते हैं यहाँ पे अर्थ के पास भैया बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, बहुत सारा खजाना है, जिनको बनने में मिलियंस ऑफ इयर्स लगे हैं, और ह्यूमन बींग्स ने उन सबका इस्तेमाल करना, उन सबको यूज करना ऑब्वियसली बात है। आप देखोगे चाहे कौन कौन से, वाटर का, एयर का, सॉइल का, एंड ऑल्सो आपने जो पेट्रोल का यूज करना, प्रीशियस स्टोन्स का यूज करना, मेटल का यूज करना, मेटल ओर, तो देखो वर्ड का यहाँ पे ओर का मतलब क्या होता है? वो रॉक, वो रॉक जिसके अंदर मिनरल पाया जाए उसे हम बोलते हैं क्या? हमारा ओर। वो रॉक जिसमें मिनरल पाया जाए उसे हम बोलते हैं क्या? ओर। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, हमें हमें कोल का, पेट्रोल का, नेचुरल गैस का, हमें इन सबका इस्तेमाल करना आ गया है। तो कहते हैं यहाँ पर जो अर्थ है उसमें बहुत सारा खजाना है, और उस खजाने में से बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करना ह्यूमन बींग्स को आ चुका है, वो सीख चुके हैं कैसे उनको यूज करना है। जब वो अब वाटर हो, एयर हो, सनलाइट हो, भाई हमको पता है ना कि वाटर से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं हमारी हाइडल एनर्जी। ठीक है ना? सोलर से, सॉइल से, अच्छा वहां पे अगर सनलाइट लिखा होता उससे भी हम लोग क्रिएट करेंगे अपनी क्या? सोलर एनर्जी पैनल्स लगा के। सॉइल से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इससे एग्रीकल्चर करके हम लोग खुद खा सकते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि आखिर जो लोग बाग है वो सीख चुके हैं आगे इनका यूज करना कैसे। ठीक है जी। अच्छा, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपने, विच इज, ठीक है, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट।
ठीक है। अच्छा, आप देखो यहाँ पे क्या चीज बोल रखी है, यहाँ पर कहते हैं हमारे पास दो पिक्चर्स और आप लोगों को दिखा रखी है। एक यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे कुछ नहीं आज तक यहाँ पे दिखा रखा है, सिर्फ और सिर्फ हमें फ्लोइंग करके, जैसे यहाँ पर हल्की बहुत फ्लोइंग कर देते हैं हम, तो काफी ज्यादा अच्छा इकोसिस्टम वो बन जाता है और वो सॉइल के मॉइस्चर को फिर अपने पास रोक के रखता है। आप समझो, अगर यहाँ पर सिंपल लैंड है, प्लेन मिट्टी है, अगर आप उस मिट्टी में बीज बोओगे तो क्या ज्यादा अच्छा ग्रो होंगे, या फिर अगर आप उस मिट्टी पे हल्का सा टिलिंग करके हल्का हल्का उसको ऐसा करके खोदोगे पहले, उसके बाद सीड्स बोओगे, तब वो ज्यादा अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाएगा। तो इसी कैसे तो यहाँ पर कह रहे हैं हल्की सी फ्लोइंग अगर हम कर देते हैं तो अच्छे का सॉइल का मॉइस्चर हो जाता है एंड वो आराम से सीड्स को अब्सॉर्ब कर पाता है। दूसरा यहाँ पर बी हाइव दिखा रखा है, मधुमक्खी के छत्ते में से कैसे हनी यहाँ पर है, तो वो चीज आपको यहाँ पर मेंशन कर। अच्छा, अच्छा एक फिर आपके पास यहाँ पर है ये पिक्चर दिखा रखी है, डोंट मिस आउट, बेसिकली चीज आप लोगों के लिए मेंशन करी हुई है कि आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन होता है, जैसे हम बोलते हैं इंडिजीनियस ट्रेडिशन, जो हमारे यहाँ का है और कहीं मतलब किसी देश से नहीं उठ के आया है, हमारे देश का खुद का है वो, हमारे एरिया का खुद का ट्रेडिशन है वो, जैसे हम बोलते हैं इंडिजीनियस। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है, यहाँ पर इस ट्रेडिशन में हम नेचर को बहुत सीक्रेट मानते हैं कि नेचर क्या है, बहुत पूजनीय होती है हमारी नेचर, नेचर से हमको बहुत कुछ मिलता है। तो कहते हैं नेचर से और क्या क्या चीजें हमको मिल रही है, आप समझो यहाँ पे नेचर को बहुत पूजनीय माना गया है। कहते हैं यहाँ पे जो आपको दिख रहा है तुलसी पूजन यहाँ पे दिखा रखा है, आप लोग को पता है बहुत घरों में होता है, हिंदुओं के घर में काफी होता है ये तुलसा माता जी को, उनको जो है पूछते हैं वो लोग, ठीक है हम सब, तो वो यहाँ पर दिखा रखा है। कहते हैं और ऐसे कुछ चीज आप लोगों को पता हो जहाँ पे नेचर को बहुत पूछा गया है, तो आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पे जो नीम का पेड़ होता है उसको बहुत मानते हैं, बैनियन ट्री उनको बहुत मानते हैं, ठीक है, ये कुछ प्लांट्स और हैं हमारे पास जिनको बहुत पूजा जाता है। चलो, तो आपको आपके आसपास जो है ये चीजें कुछ देख सकते हो, आपको अगर मिल जाता है, तो आपके इसका डिस्कशन हम लोग आप लोग का करेंगे ही बाद में, जब हम लोग वो डिस्कस करके आपके एग्जामिनेशन के सोल्यूशन। पता है इन शॉर्ट जो भी हम लोगों ने पढ़ा उस समय के बाद समझ में आती है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पे मटेरियल्स, वो मटेरियल जो कि नेचर में आ रहे हैं और ह्यूमन बींग्स के काम भी है। तो सिंपल सी भाषा में मैंने पहले भी आप लोगों को बोला कि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का सिंपल सा मतलब हुआ, एक तो जो भी चीज हमको नेचर से मिल रही है, किससे मिल रही है, नेचर से मिल रही है, और हमारे लिए वो चीज वैल्यूएबल है, हमारे लिए वो चीज बच्चा यूजफुल है, तो बस वही जो है क्या हो जाएगा हमारे लिए रिसोर्स। क्लियर हो गया, हमारे लिए भी क्या हो जाएगा बच्चा आप लोगों का रिसोर्स। ये बात बहुत सिंपल समझ में आ गई। आज आप देखो बच्चे यहाँ पर बोल रहे हैं आखिर अगर हम हर चीज की बहुत कैटेगरी कर कर पढ़े, हर चीज को क्लासिफाई कर कर पढ़े, उसको पढ़ना आसान होता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के हमारे पास कुछ कैटेगरीज हमें यहाँ पर दे रखी, तो कहते हैं इसकी यूजफुलनेस हम यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं जिनसे हम चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम क्लासिफाई करके पढ़ते हैं चीजों को पढ़ना और उनको समझना बहुत आसान हो जाता है। तो हमें यहाँ पर चीजों को क्लासिफाई कर ही पढ़ने के लिए बोला गया है। कहते हैं जिस तरह अगर हम बाकी चीजों को क्लासिफाई कर लेते हैं, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स है ना, हम ये सब चीज क्लासिफाई करते हैं तब उनको पढ़ना आसान होता है। ऐसे अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये काफी ज्यादा ही आसान हमारे लिए हो सकता है। अब देखो कौन कौन से बेसिकली से हमें क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पर हमारे लिए करी हुई है इन नेचुरल रिसोर्सेज की। देखो सबसे पहले क्लासिफिकेशन बच्चा हमारे पास है, द फर्स्ट वन इज रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी कि नेचर से मिले हुए, देखो कर हम ये नेचुरल को ही रहे हैं, अभी यहाँ पर हम लोगों ने ह्यूमन मेड और या ह्यूमन की बात करी नहीं है, हम लोग यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का ही क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तीन प्रकार से। पहले नेचर से मिले हुए ऐसे रिसोर्स जो कि हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है, एयर है, वाटर है, सनलाइट है, जिनके बिना हम जी ही नहीं सकते हैं, हम रह ही नहीं पाएंगे, उन्हें सिंपल सी भाषा में क्या कहते हैं हम लोग, हमारे रिसोर्सेज जो कि जीने के लिए बहुत जरूरी है। तो वो एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, वो पानी जो हम पीते हैं, वो खाना जो हम खाते हैं, वो सनलाइट जो हम लेते हैं, ठीक है, आप लोग बिना खाना खाए एक आध दिन रह लोगे, बिना पानी पिए एक आध दिन रह लोगे, लेकिन क्या बिना सांस लिए रह सकते हो? अब वो सांस कहाँ से मिल रही है, मैं जनरेट कर रही हूँ ऑक्सीजन, आप कर रहे हो नहीं, नेचर से मिल रही है बच्चा, ट्रीज दे रहे हैं हमको, आपको पता है ट्रीज हमको दे रहे हैं, आपने पढ़ा है ट्रीज जो है बच्चा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो लोग खुद ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एंड हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, हमारे बहुत काम की वो ऑक्सीजन, और जो CO2 हम लोग रिलीज कर रहे हैं वो लोग उसको लेते हैं उस टाइम, समझ में आया? वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। कहते हैं अब देखो एयर हमें कहाँ से मिल रही है, एटमॉस्फेयर से, पानी हमें कहाँ से मिल रहा है, रिवर से, पॉन्ड से, खाना हम कैसे खा पा रहे हैं, वो कल्टीवेशन से, जो सॉइल के ऊपर जो कल्टीवेट हम लोग कर रहे हैं,
पानी हमें मिल रहा है, तो ये सब चीजें, सनलाइट हमें कहाँ से मिल रही है, नेचर से मिल रही है, हवा हमको मिल रही है, ये सब चीजें क्या है हमारे पास रिसोर्सेज जो कि हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। तो पहला यहाँ पर ये हुआ। दूसरी बात, अब ये बात तो हमने कर ली जीने ये जो सबसे मेन हमारे जीने का बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारे पास आएंगे वो रिसोर्स जो कि मटीरियलिस्टिक है, तो वो जो जिससे हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है। अब देखो समझो क्या मिल रहा है भाई, देखो नेचर हमें बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहा है एज अ रिसोर्स के रूप में, हमको बहुत से ऑब्जेक्ट दे रहा है, और उसमें से हम जिस भी चीज को मॉडिफाई करके, उसको चेंज करके, उसको प्रोसेस करके हम अपने अकॉर्डिंग उसको अगर यूज कर सके, हम उसमें कोई चेंजेस कर सके और फिर हम उसको कंज्यूम कर सके, दैट विल बेसिकली कॉल्ड हमारा रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स। हम लोगों को लकड़ी मिली, जब हमें क्या मिला बच्चा, हम लोगों को क्या मिली, हम लोगों को लकड़ी मिली, हमने इस लकड़ी से क्या करा, हमने अपने घर में फर्नीचर बनवाया। हमें कुछ मेडिसिनल प्लांट्स मिले, हमें कुछ प्लांट्स मिले, हमने उससे मेडिसिन क्रिएट करी, हमने उससे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स क्रिएट करे। तो हमें जो भी नेचर से मिला, हमने उसको मॉडिफाई करके अपने लिए यूज के लिए ले लिया। दैट विल बेसिकली कॉल्ड रिसोर्स जो कि फॉर मटेरियल्स है, वो नेचर का गिफ्ट है हमारे लिए, बट हमने उनसे क्या कर दिया, फिजिकल ऑब्जेक्ट हमने बनाए। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाते हैं उन नेचर के गिफ्ट में से, और फिर उनको यूज करते हैं अपने यूटिलिटी के लिए, अपने यूज करने के लिए, ब्यूटी की कुछ चीजें बनाने के लिए, जिससे हमारी जिंदगी अच्छी हो सके। लकड़ी का मैंने आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल दे दिया। इंडिया में बिकॉज बहुत ज्योग्राफी है, इंडिया में ज्योग्राफी बहुत ज्यादा है, कहीं पे लैंड है, मतलब कहीं पे हिमालयस है, कहीं प्लेट्यूज है, कहीं रिवर्स है, कहीं डेजर्ट्स है, बहुत अलग अलग ज्योग्राफी फीचर्स है, तो हर जगह हमें कुछ ना कुछ मिल जाना बहुत लाजमी है। तो इसलिए हमें वुड, मार्बल हो गया, कोल है, गोल्ड है, ये सब हमको किससे मिलता है, नेचर से मिलता है। वुड से आप यूज करते हो, मार्बल से अपने घर में इस्तेमाल लाते हो, कोल से आप लोग अपने सामान जनरेट करते हो, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी। गोल्ड को आप लोग मॉडिफाई करके खुद पहन पहन के धोते हैं हम लोग, तो क्या है, हम लोग नेचर के मिली हुई चीजों का इस्तेमाल खुद के पर्पस के लिए कर रहे हैं। उसे हम बोलते हैं बच्चा क्या, आपका रिसोर्सेज फॉर मटीरियल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, उसके बाद बच्चा हमारे पास आएगा रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। आखिर एनर्जी के लिए कौन से रिसोर्सेज हमारे पास हैं, एनर्जी का नाम यहाँ पे क्यों आया, क्या करना है इस एनर्जी का। देखो यहाँ पर कहते हैं एनर्जी जो है बच्चा वो कॉर्नर स्टोन है। कॉर्नर का मतलब क्या हुआ, ये नहीं वो साइड में रखा हुआ है, नहीं, कॉर्नर स्टोन का मतलब हुआ बेटा आप लोगों का जो कि बहुत मतलब बिल्कुल फाउंडेशन है, वो नींव है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं एनर्जी जो है वो आज के टाइम की मॉडर्न लिविंग में बहुत ज्यादा ही जरूरी है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है भाई, कहाँ से, एनर्जी से क्या हम क्रिएट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। ठीक है, हमें किस लिए जरूरी है भैया, बिल्डिंग तो बनाने के लिए, रहेंगे कहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जाएंगे आएंगे कैसे, अगर वो एलपीजी, सीएनजी, डीजल, पेट्रोल ये सब चीजें नहीं होंगी, तो वो सब कहाँ से आ रहा है, नेचर से आ रहा है। तो वो चीज चलेंगी कैसे, तो उनके रनिंग के लिए, उनकी मूविंग के लिए बेसिकली क्या है हमारे पास, ये बहुत जरूरी होता है। एनर्जी के रिसोर्स यहाँ पर ये होंगे कि जो भी चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं मूव करने के लिए, किसी भी चीज को, किसी मशीन को चलाने के लिए या अपने आप को चलाने के लिए, यूजुअली मशीन यहाँ पर हो गई, कोल से, वाटर से, इन सबसे क्या चल रहा है, मशीन हमारी चल रही है, एनर्जी उससे जनरेट हो रही है, सभी जगह मूवमेंट हो पाती है, कुछ प्रोसेसेस क्रिएट हो पाते हैं, प्रोडक्शन हो पाती है बहुत सी। समझ में आ गया बच्चा आप लोगों को। दैट वाज द आपकी थ्री कैटेगरीज जो है यहाँ पर हमारे पास, किसकी, नेचुरल रिसोर्सेज की। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट, नेचुरल रिसोर्सेज के तीन कैटेगरीज कौन कौन सी है, पहले वो जीने। फिर देखो बच्चा हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपने, व्हिच विल बी दिस वन। आखिर यहाँ पे क्या कहते हैं, जो रिवर्स है, रिवर वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, जैसे ग्लेशियर्स है, फॉरेस्ट जब से वगैरह है, तब से जो है नदियां हमारे पास है। और यहाँ पे कहते हैं कि टिम्बर जो लकड़ी है, जब हम उसको फॉरेस्ट से ले रहे हैं तो कृपया करके, क्योंकि वो लिमिटेड क्वांटिटीज में है, तो हम उसको बहुत आराम से ले, ऐसा ना हो लकड़ियां खत्म हो जाए और आपका इस्तेमाल अभी तक हुआ ही नहीं, यानी कि लकड़ियां बहुत जल्दी खत्म हो रही है, आप उसका यूज ही नहीं कर पा रहे हो, आप उसका इतना यूज कर रहे हैं कि वो बहुत जल्दी खत्म हो गई है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में वो है, तो आप उसका इस्तेमाल जो है बहुत तरीके से करो। समझ में आ गया। अच्छा, आप देखो यहाँ बच्चा रिसोर्सेज को और दो लेवल पे क्लासिफाई कर रखा है, व्हिच विल बी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसको पढ़ने से पहले दो चीजें और आएंगे आपके पास, दो वर्ड आएंगे, व्हिच विल बी रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। तो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या पे क्या कहते हैं, इस सेकंड वे जो यहाँ पर है क्लासिफाई करने का नेचुरल रिसोर्सेज को, वो यहाँ पर हो सकता है ऑन द बेसिस कि वो जो रिसोर्स है वो रिन्यूएबल है या नहीं है। अब यहाँ पे रिन्यूएबल का मतलब क्या होगा अभी आगे समझाऊंगी, उससे पहले यहाँ पे दो टर्म आ रही है, इसका मैंने क्या बोला है, रिस्टोरेशन, एंड यहाँ पर होगा रीजनरेशन। पे कहते हैं
जो नेचर है ना बच्चा, समझो, जो नेचर है वो दो तरीके से काम करती है। एक होगा रिस्टोरेशन, जहां पर जो नेचर आपने खराब करा, आपने किसी भी फॉरेस्ट को आपने बेकार कर दिया, आपने उसको काट दिया, आपने किसी पेड़ को काटा, आपने काटा, आपने उसे खराब, रिकवर करने के लिए खुद से कुछ उसमें प्लांट कर रहे हो, आप उसमें एफोरेस्टेशन कर रहे हो, आप खुद से चेंजेस कर रहे हो, आप खुद को इंटरवीन करा के जो है नेचर में कोई चेंज लेकर आ रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड रिस्टोरेशन। लेकिन रीजनरेशन का मतलब क्या होगा? जब नेचर खुद से खुद को हील करे, आपने कुछ नहीं करा, एक प्लांट की पत्ती थी वो गिर गई, वो पत्ती जो है डिकम्पोज हुई और मिट्टी में मिल गई, मिट्टी के पास पहुंच गया क्या? न्यूट्रिशन, मिट्टी ने उसको एब्सॉर्ब करा, फिर दोबारा जो है पेड़ तक पहुंच गया, दैट विल बी कॉल्ड एज रीजनरेशन। लेकिन यहाँ पे जब आपने कुछ करा, आपने खराब करा पानी, प्लांट को, फॉरेस्ट को, नेचर के किसी भी चीज को रिकवर करने में हेल्प कर रहे हो, आपका इंटरवेंशन हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज रिस्टोरेशन। और जब नेचर खुद कर रही है उसे हम बोलेंगे क्या? आपका रीजनरेशन। ये बात समझ पाए? क्या कहते हैं? रिस्टोरेशन का मतलब वो प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल हेल्दी स्टेट आफ्टर हैज बीन डिग्रेडेड। यानी कि जब वो खराब हो गई है तब आप उसको उसकी दोबारा से ओरिजिनल स्टेट पे वापस लेके जा रहे हो, अब आप उसको ठीक कर रहे हो, बिकॉज़ वो खराब किसने किया था? आपने किया था। अच्छा, लेकिन जब नेचर हील करे, रिन्यू करे, मेंटेन करे खुद को खुद से, उसे आप क्या बोलेंगे बच्चा? रीजनरेशन। आप कर रहे हो रिस्टोरेशन, नेचर ने खुद, नेचर खराब करा, आप करा, उससे आप क्या बोलोगे? रिस्टोरेशन। नेचर ने खुद खराब करा, खुद से आग लग गई फॉरेस्ट में, खुद से कोई प्रॉब्लम हुई, खुद पत्ती गिर गई टूट के, ऑटम सीजन आ गया, कुछ भी हो गया, नेचर पे खुद उसको हील करेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज रीजनरेशन। ये बात समझ में आ गई? वही वाली बात जो यहाँ पर बोल रही थी कि नेचर की खुद की एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ एंड द कंडीशंस फॉर थ्राइविंग, उससे हम क्या बोलेंगे? आपका रीजनरेशन। लेकिन जब आप लोग कर रहे हो उससे हमने क्या बोला है बच्चा? रीस्टोरेशन। यहाँ पर दिख गया, ये आप लोग कर रहे हो, एनिमेशन यहाँ पे खुद से कर रहे हो। क्लियर होगी ये वाली बात? अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पर बोल रखा है, क्या है वो? कहते हैं वी प्लांट ट्रीज इन एरिया दैट वी हैव लॉस्ट देम ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। भाई ऑब्वियस सी बात है, अब देखो क्या हुआ था, मान लो कि आपने यहाँ पे ह्यूमन का इंटरवेंशन कहीं पर हुआ, कहीं ह्यूमन भी जाके रहने लग गए, और वहां पे आपने क्या करा था? आपने फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया था वहां पे, बिकॉज आप घर बनाने थे, तो आपने वहां से क्या करा? आपने फॉरेस्ट साफ करा, यानी कि ह्यूमन का इंटरवेंशन हुआ। अब आप वहां पे जाकर दोबारा से पेड़ लगा रहे हो, आपने वहां पे जो ट्रीज है, प्लांट्स है, उनको प्लांट कर रहे हो, दैट से हम क्या बोल रहे हैं? उसे हम लोग बोला है रीस्टोरेशन। कहते हैं प्लांटिंग द टाइप्स ऑफ ट्रीज दैट वर ओरिजिनली ग्रोइंग देयर रीस्टोर द सिस्टम। दैट मींस आप लोग को यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे फॉरेस्ट था अच्छा खासा, यहाँ पे ह्यूमंस गए और उन्होंने इस पूरे फॉरेस्ट को जो है यहाँ से हटा दिया, यहाँ से डिफॉरेस्ट यहाँ पे काट दिया। अब जब काट दिया, दोबारा से यहाँ पर आ रहे हो, अब यहाँ पे प्लांट्स लगा रहे हो, आप यहाँ पे ट्रीज लगा रहे हो कहीं भी, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो? दोबारा से नेचर को उसकी ओरिजिनल हेल्दी स्टेट में वापस लेके आने के लिए आप लोगों ने खुद से काम करा है, दैट विल बी कॉल्ड बच्चा आपका रीस्टोरेशन। कहते हैं यहाँ पे शेल्टर देना बर्ड्स को, स्क्विरल्स को, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रीज है बहुत काम करते हैं, जब आप उनको काटते हो तो बहुत चीज यहाँ पे लॉस होता है, उसको वापस करना नेचर के अंदर बाहर यहाँ पर आए। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर रीजनरेशन, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ बच्चा? रीजनरेशन का, या फिर क्या लिखा हुआ है? कहते हैं नेचर जो है बच्चा साइकिल पे, साइकिल से थ्रू वर्क कर रही है, जहाँ पे कोई वेस्ट ना हो, नेचर ने खुद को ही नुकसान करा, वो खुद उसको हील कर देगी। ऑटम आया, सारे पत्ते गिर गए, स्प्रिंग आया, सब पत्ते फिर वापस आ गए, नेचर ने खुद से खुद को हील कर लिया। तो यहाँ पे कहते हैं साइकिल में जो है नेचर है वो काम कर रही है बेसिकली। आप आप एक फॉरेस्ट का यहाँ पे एग्जांपल लो, लेट्स से एक जो ट्री है, जो पेड़ है वो गिर जाता है, मान लो एक फॉरेस्ट, पेड़ गिर गया, आगे वो डिकम्पोज होगा बैक्टीरिया से, फंगी के थ्रू, फीड करेंगे उसको, और तब मैंने क्या कहा था, जैसे मैंने पत्ती का एग्जांपल दिया, जैसे मैंने वो पत्ती गिर गई है, अब जो न्यूट्रिशन वगैरह होगा सब जो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, डिकम्पोज होने के बाद यहाँ पे सॉइल एनरिच हो जाएगी, प्लांट को फिर से मिल गया, ट्रीज को फिर से मिल गया वो न्यूट्रिशन, दैट मींस यहाँ पे क्या हुआ? उसने खुद सो इवेंचुअली यहाँ पर सब चीजें होती रहेंगी और साइकिल जो है फिर हमारी चलती ही रहेगी। दैट इज बेसिकली कॉल्ड बच्चा आप लोग को क्या? रीजनरेशन। यहाँ पर वही बोला गया है कि नए ट्रीज आएंगे, नए प्लांट्स आएंगे यहाँ पे उन सब सीड्स वगैरह से। ठीक है जी, तो यहाँ पे बोलते हैं दो प्रिंसिपल है बेसिकली नेचर के लिए, व्हिच इज कॉल्ड रिस्टोरेशन एंड यहाँ पर बच्चा आपका रोका हुआ रीजनरेशन। क्या है बच्चा? ये दो प्रिंसिपल्स है, प्लीज रिमेम्बर, ये क्या है? दो प्रिंसिपल्स है हमारे पास, रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। क्लियर होगी बच्चे ये वाली बात? ठीक है,
अब देखो आएंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे हम, व्हिच विल बी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या आखिर ये होते क्या है, व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्स एंड व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो समझो, देखो आपको नाम से आई थिंक यहाँ पे कुछ चीज क्लियर हो रही होगी। क्या आपका रिन्यूएबल का मतलब हुआ जो चीज बहुत जल्दी रिन्यू हो सकती है, ऐसे रिसोर्स जो जल्दी से रिन्यू हो पा रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्स। समझ में आई पहली बात। अच्छा कहते हैं इंडिया में बहुत सारे सनशाइन है, रिवर्स वगैरह है, अगर चीजें मैं समझाती हूँ यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं बेसिकली ये समझो। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब पहले समझना, ऐसे रिसोर्स जो अगर एक बार खत्म हो गए तो बहुत जल्दी से दोबारा से रिन्यू हो सकते हैं। सनलाइट आज है तो सनलाइट एक रिसोर्स है, पहले समझो सनलाइट एक रिसोर्स है। आपने इस वाले रिसोर्स से आपको पता है, आपने सनलाइट से क्रिएट करी सोलर एनर्जी, आपने आज इससे एनर्जी क्रिएट करी, क्या कल फिर सनलाइट होगी? बिल्कुल होगी। क्या आप कल फिर क्रिएट कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। आज खत्म होगी सनलाइट, आज सुबह से लेकर शाम तक आपने क्रिएट करी, प्रॉपर क्रिएट कर ली, बहुत अच्छी खासी पैनल्स के थ्रू आपने क्रिएट करा। अब शाम हो गई, धूप चली गई, अब नहीं है, रात हो गई है, कुछ नहीं है, नेक्स्ट डे क्या फिर धूप होगी? बिल्कुल होगी। क्या आप उससे क्रिएट कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। तो क्या हुआ, खत्म होने के बाद वो चीज बहुत जल्दी रिन्यू हो गई, दैट विल बी कॉल्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्स। हवा आज है, आपने विंड मिल लगाया, आपने आज एनर्जी क्रिएट कर ली, विंड एनर्जी, क्या कल कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। पानी आज फ्लो कर रहा है, आज क्रिएट कर लिया, खत्म हो गया, क्या कल फिर करेगा? बिल्कुल करेगा। कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे एनर्जी क्रिएट। दैट यहाँ पर क्या हो रहा है, आप जो चीज खत्म हो रहा है वो रिसोर्स, वो दोबारा से बहुत जल्दी रिन्यू हो जा रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पर कहते हैं रेगुलरली यहाँ पर हमको पानी मिलता है, हमको सनशाइन मिलती है, तो हम क्या हो रहा है, फॉरेस्ट में जो है खुद को खुद से रिन्यू कर लेते हैं। जो मिट्टी है वो खुद ही नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ग्रो होती रहती है। दैट मीन्स यहाँ पर खुद से चीजें यहाँ पर हो रही है। वो रिसोर्स जो बन रहा है तो बहुत जल्दी अगर खत्म भी हो रहा है तो दोबारा बहुत जल्दी बन रहा है, दैट विल बी कॉल्ड आप लोगों को बच्चा रिन्यूएबल रिसोर्स। समझ समझ में आया? कहते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर इन सब रिसोर्सेज कभी को तभी बढ़िया है जब एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू मैनेज दैम इन अ सस्टेनेबल मैनर। ऐसा ना हो अगर हमारे पास बहुत ज्यादा पानी है तो उसका हम इरेगुलर तरीके से उसका वेस्ट करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उसका भी इस्तेमाल सस्टेनेबल तरीके से करना चाहिए। नाउ व्हाट इज सस्टेनेबल, इसका मतलब क्या है? देखो उसका मतलब क्या होता है, आज का जो इन्वायरमेंट है, सस्टेनेबल का मतलब होगा कि जो आज का इन्वायरमेंट है ना तो उसको कोई नुकसान हो और ना आगे आने वाली फ्यूचर के जनरेशंस को वो रिसोर्स का एब्सेंस फेस करने पड़े, यानी कि उनके लिए भी वो रिसोर्स बचा रहे। तो क्या हुआ, आज का इन्वायरमेंट जो है उसको नुकसान ना हो और प्लस फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी वो चीज बची रहे। तो उस यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चा, उसे हम बोलते हैं आपका सस्टेनेबल तरीका, सस्टेनेबल प्रैक्टिस। क्लियर हुआ? कहते हैं ऑल्दो रिन्यूएबल रहने के लिए भी हमारे पास एक कंडीशन है, however for them to remain renewable यहाँ पास एक कंडीशन है, क्या है वो, the natural rhythm of restoration and regeneration must not be disturbed। क्या बोल रहे हैं कि जो चुल जो मैं कहूंगी यहाँ पर फ्लो है, जो उनका रिदम है रिस्टोर करने का, कि अगर आपने आज पेड़ काटा तो जितने टाइम में वो ग्रो कर सकता है आप दोबारा उसको इम्प्लांट करोगे, या वो अगर खुद से पत्तियां गिरी हैं अब वो खुद से खुद को हील कर रही है, तो जो उनका एक्चुअल टाइमिंग है आप उस टाइमिंग को डिस्टर्ब ना करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक दिन में बहुत सारे पेड़ काट दिए, आपने क्या करा, आपने काटा बहुत ज्यादा, आपने यूज बहुत ज्यादा करा, जबकि आपने नेचर को उतना वापस नहीं करा, आपने उसको उतना अच्छा नहीं करा जितना आपने बुरा कर दिया। उससे यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा, तो वो तरीका अच्छा नहीं होगा, वो रिसोर्स जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं रह पाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर वही कहते हैं कि जो हमारे एक्शन है, कहते हैं अगर हम पेड़ों को काटते रहेंगे काटते रहेंगे काटते रहेंगे, जितना जल्दी वो ग्रो भी नहीं हो पा रहे हैं, क्या होगा, बहुत जल्दी फॉरेस्ट जो है वो डिप्लेट हो जाएंगे, वो फॉरेस्ट है वो खत्म हो जाएंगे। समझे? साइंटिस्ट यहाँ पर ये चीज बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि हमारे इररिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्शंस के थ्रू क्या हो रहा है, नेचर की साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। हम सिर्फ पेड़ों को यूज इतना ज्यादा कर रहे हैं, काटे जा रहे हैं काटे जा रहे हैं कि जितना जल्दी एक पेड़ बन भी नहीं रहा है, उसको बनने में बहुत टाइम लग रहा है और आप उसको काटे जा रहे हो काटे जा रहे हो अपने यूज के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए। तो कहते हैं वो चीज इतनी अच्छी नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ? आज यहाँ पे कहते हैं कुछ और फैक्टर्स है, तो कौन कौन से तरीके हुए वो आपको बताया। हम लोग क्या करते हैं, एक तो बच्चा हम लोग सबसे बढ़िया चीज सबसे बेकार चीज जो हम लोग करते हैं दैट इज डिफॉरेस्टेशन। बारह बोल रही हूँ, डिफॉरेस्टेशन करना बंद कर दो, मतलब हम लोग नहीं, जो लोग कर रहे होंगे सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर, तो कहते हैं पहला यहाँ पर फॉसिल फ्यूल ड्रिवन इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि
हम जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर करके, कोल का, पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस, जो इनका यूज कर करके अपनी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उसे बंद करो। क्योंकि पैसे क्या हो रहा है, एक तो फॉसिल फ्यूल बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं, दूसरा जो एनवायरमेंट है उसका नुकसान तो हो गया। CH4 CO2 जैसी हार्मफुल गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एनवायरमेंट में बार बार रिलीज हो रही, जो कि सही नहीं है। यहाँ पर पेड़ों को यहाँ पर काटना, ये दोनों ही फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में चीजें खराब होती जा रही है। उसको जो है बंद करो, ऐसा यहाँ पर ये कह रहे हैं। कहता है टेम्परेचर जो है इनकी वजह से बढ़ रहा है। अब तो यहाँ पे एक पॉइंट बहुत प्यारा पॉइंट, बहुत प्यारा, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। देखो, समझो, यहाँ पे इस पॉइंट को बहुत ध्यान से एक बार समझ। मैंने क्या बोला कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग कर रहे हैं आप लोगों का डिफॉरेस्टेशन। अब इसकी वजह से आखिर हो क्या रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से पेड़ जो है बहुत ज्यादा कट रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है पेड़ है वो कटे जा रहे हैं, हम लोग उनको काटे जा रहे हैं। अब आपको पता है जब हम पेड़ काटते हैं, मैंने बताया था, जो ट्रीज है, जो ट्रीज है बच्चा, वो O2 को, ऑक्सीजन को हम लोगों को देते हैं, एंड हम लोगों से CO2 को हमसे लेते हैं। अब जब वो CO2 हमसे ले रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे CO2 की जो मात्रा है वो कम होती जा रही है। CO2 की मात्रा कम होगी अगर हम पेड़ अगर होंगे तो हमारे पास, बट अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, एब्सेंस में, इनकी एब्सेंस में अगर हम डिफॉरेस्टेशन करे जा रहे हैं तो इस CO2 की मात्रा जो है वो बढ़ती जाएगी। समझो, CO2 की मात्रा जो है बच्चा वो बढ़ती जा रही है, और जो CO2 है ना बच्चा, वो हमारी क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या है बच्चा, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है, ऐसी गैस है वो जो कि जो भी अर्थ से हीट जारी होती है वापस, उसको अपने पास रोक लेती है। तो ये हमारी अर्थ है, जब ये हीट को रात को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, वो इस हीट को यहाँ पे ट्रैप कर लेती है, उसको रोक लेती है। लेकिन नहीं भैया, आगे नहीं जाना, वापस आगे नहीं, कुछ नहीं है, नहीं, रुक जाओ। तो ये चीज है बहुत पहले से, CO2 बहुत पहले से, बट पहले समझो, ये इसकी जो पहले मात्रा थी वो इसकी 0.01% हुआ करती थी। अब जो है वो बढ़कर 0.03%, अब जो है 4% की तरफ भी जाती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है। इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब वो बढ़ कैसे रही है, क्योंकि हम लोग एक तो पेड़ काट रहे हैं और हम लोग फॉसिल फ्यूल का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड फॉसिल फ्यूल से CO2 या CH4 जैसे गैसेस एटमॉस्फेयर में बढ़ती ही रहती है। अब इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट ट्रैप हो रही है, हीट ट्रैप क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा हमारे यहाँ का वो बढ़ता रहेगा, वो राइज होता रहेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, दैट मीन्स हमारे यहाँ पे गर्मी आएगी, एंड तभी हम बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है बच्चा, ग्लोबल वार्मिंग हमारे यहाँ पर आती जा रही है। क्या आ रही है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग हमारे यहाँ पर आ रही है। ये बात समझ में आ गई। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि आखिर इस ग्रीन हाउस गैस का होना, CO2 का होना अच्छी बात नहीं है। CO2 को अगर आप बढ़ाए जाओगे, आप पेड़ों को काटते रहोगे, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते रहोगे, तो यहाँ पर क्या है, यही प्रॉब्लम हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती है, जो कि सही बिल्कुल भी नहीं। ये वाली बात यहाँ पे आप लोगों को बोल रही है, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें यहाँ पर हो रही है। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर ये वाली बात यहाँ पे सिंपल कही, कहते हैं जो भी लोग यहाँ पे वाटर टॉवर वाले, कहते हैं दिस हैज implications on water security for the population living in the जो प्लेन्स एरिया, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर समझो, यहाँ पर कह रहे हैं समझो, अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर हो रही है, क्लाइमेट चेंज यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर के बढ़ने से, गर्मी होने से ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। ग्लेशियर्स मेल्ट अगर होंगे तो जो भी एरियाज ऐसे जो कि सी के पास के हैं, वो सब यहाँ पे सबमर्ज हो सकते हैं, वो सब यहाँ पे डूब सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है, थोड़ी प्रॉब्लम है। तो कहते हैं जो भी लोग यहाँ पे वाटर टॉवर पे रह रहे हैं, नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में रह रहे हैं, वो डिपेंड है उस सब पे, उन सबको यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम फेस करने को पड़ सकती है, बिकॉज यहाँ पे हिमालय मेल्ट हो रही है, बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है। क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पर जो बात यहाँ पे बोल रखी है बेसिकली, जो यहाँ पर मेंशन है इसके अंदर, व्हिच इज, कहते हैं यहाँ पर ट्रेडिशनली जो कम्युनिटीज का यहाँ पे फॉर सपोज फिशिंग कर रही है, आप समझो, एक यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है स्पॉनिंग सीजन। देखिए स्पॉनिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऐसा सीजन जब जो जो हमारे फिशेस वगैरह जब वो अंडे देती है, क्या देती है, जब वो अंडे देती है उसे हम बोलते हैं बच्चा आपका स्पॉनिंग सीजन। तो कहते हैं उस टाइम पे क्या हो रहा है, हमने फिशेस का रेगुलेशन इस तरीके से करा हुआ है। क्या समझो तो क्या कह रहे हैं, कहता है ट्रेडिशनल जो कम्युनिटीज है वो रेगुलेट करती है फिशेस को, कब,
स्पॉनिंग सीजन में, जब उनको बेसिकली अंडे देने होते हैं, उसका सीजन आता है ताकि वो फिश की पॉपुलेशन को मेंटेन रख सके। और वैसी बात है ताकि फिश की पॉपुलेशन जो है वो मेंटेन रहे। लेकिन जब से कमर्शियलाइजेशन हुआ है, यानी कि फिशेस का ट्रेड स्टार्ट हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट हुआ है, उससे क्या हो रहा है, हम लोग ओवर फिशिंग कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फिशेस को निकाल रहे हैं, उनको ओवर फिशिंग हम करे जा रहे हैं। इससे क्या हुआ है कि जो पानी है, जो सी है, जो ओशन वगैरह है, उन सब में फिशेस की मात्रा बहुत कम होगी है। आप देखो कि यहाँ पे एक फिश होती है जिस कॉल्ड टूना फिश, ये बहुत हेल्पफुल होती है, बेसिकली बहुत बड़ी फिश होती है टूना फिश। और ये छोटे छोटे जो फिशेस होती है उन सबको खाने में हेल्प करती है, वो खा के उनकी मात्रा को नॉर्मल रखती है बेसिकली। लेकिन ये जो टूना फिश है, ये खुद यहाँ पे डेक्लाइन में चल रही है, बहुत प्रॉब्लम इसकी वजह से हमें हो रही है। दैट्स व्हाई यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ यहाँ पे एग्रीमेंट्स होने चाहिए फिशिंग के भी, ताकि हम लोग ओवर फिशिंग ना कर सके। बिकॉज देखो, हर एक चीज का ओवर करना बहुत बुरा है। आप ओवर इरिगेशन करो, आप ओवर कल्टीवेशन करो, आप ओवर माइनिंग करो, आप ओवर फिशिंग करो, आप ओवर ग्रेजिंग करो, सब कुछ बहुत दिक्कत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं यहाँ पे, और ये जो फिश थी बहुत इंपॉर्टेंट थी ये, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे जो फिशेज है उन सबको कंज्यूम करके श्रिम्प वगैरह होगा उन सबको खा लेती है, ताकि वो कंट्रोल में रहे। लेकिन ये जो टूना फिश है वो डेक्लाइन पे चल रही है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, हो गया जी यहाँ तक का। अच्छा, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आएंगे हमारे, विच विल बी दिस पर्टिकुलर पेज। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको समझा रखा है आप किस तरीके से, अब देखो रिन्यूएबल की बात चल रही है, अभी तक नॉन रिन्यूएबल नहीं है, आई डोंट नो, कहते हैं किस तरीके से यहाँ पर आपको समझा रखा है कि जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को बिना ट्रीट करे पानी में ऐसे डिस्चार्ज कर देते हैं। बिना ट्रीट करे उस वेस्ट को पानी में ये लोग ऐसे ही डिस्चार्ज कर देते हैं। आप सोचो, इतना गर्म पानी है, खौलता हुआ पानी है, गंदा पानी है, आप उसको एक्वाटिक एनिमल्स के ऊपर डाल देते हो वैसे ही, उससे क्या हो रहा है, उनकी लाइफ को यहाँ पे खतरा है, बिकॉज बहुत गर्म पानी में उनको रहने की आदत नहीं है। आपने पानी को ट्रीट नहीं करा, बहुत गंदा पानी आ गया, जिसकी वजह से एल्गी यहाँ पर आ जाएगी। एल्गी आ जाएगी तो उन जो यहाँ पे एक्वाटिक एनिमल्स, यहाँ पे फिशेस वगैरह जो भी है, उन सबको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब लोगों की वजह से, इन इंडस्ट्रीज के वेस्ट की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्वाटिक एनिमल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कहते हैं जब यहाँ पे, तो इसलिए कहते हैं वो इंडस्ट्रीज, देखो एक लाइन यहाँ पे लिखी है, वी नीड इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस द गुड्स वी कंज्यूम। भैया हमें इंडस्ट्रीज तो चाहिए, बिकॉज हम जो भी गुड्स कंज्यूम करते हैं उनको प्रोड्यूस करने में कौन हेल्प कर रहा है, इंडस्ट्रीज तो उसको प्रोड्यूस कर रही है ना। लेकिन वो प्रोसेस जिससे वेस्ट क्रिएट होता है और फिर वो रिवर्स पे ऐसे डिस्चार्ज हो जाता है या बाकी अदर बॉडीज में, वो यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये जो वेस्ट है वो किसी भी खाने, किसी भी लाइफ फॉर्म का, किसी भी एक्वाटिक एनिमल का खाना नहीं है। गंदा पानी किसका खाना होगा भाई, कौन खा रहा है गंदे पानी, कौन गंदे पानी नहीं खा पाएगा, वो बेचारे सांस भी नहीं ले पाते वो लोग। और वैसी बात है, उनके लिए यहाँ पर क्या है, बच्चा को प्रॉब्लम है। इंस्टेंट क्या होता है, उन लोगों की जो साइकिल है यहाँ पर रिस्टोरेशन की एंड रीजनरेशन की, वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे जो नदी है, जिससे वो क्या होती है, वो पॉइजनस हो जाती है एंड वो लाइफ सपोर्ट नहीं कर पाती। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर इससे बोला गया है कि जो इंडस्ट्रीज है उनको प्रॉपर वेस्ट को डिस्चार्ज करने से पहले उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। गंदे पानी को साफ करें एंड पानी को ठंडा होने के बाद ही नहाएं, ये यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। आप देखो, वैसे यहाँ पे दो पॉइंट आएंगे आपके पास नॉन रिन्यूएबल पढ़ने से पहले। द फर्स्ट, इकोसिस्टम फंक्शन एंड सेकंड इज इकोसिस्टम सर्विसेज। आखिर ये क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सी भाषा में, जब भी नेचर अपना काम कर रही है, ट्रीज है, ट्री अपना काम कर रहा है, फल आ रहा है उसके अंदर, जो भी चीजें हो रही है, दैट इज इकोसिस्टम फंक्शन। लेकिन जब उससे आपको फायदा होने लग जाए, जब उससे आप बेनिफिट होने लग जाओ, हम ह्यूमन रेस को कोई फायदा हो, तब उसे क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे बच्चा सर्विस। बहुत सिंपल भाषा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं नेचर जो है वो नेचुरली, जो ट्रीज है वो ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जब इस चीज से ह्यूमन बींग्स को बेनिफिट हो, उसे हम बोलेंगे क्या, हमारा सर्विस। बहुत सिंपल सी भाषा में कहते हैं जो फॉरेस्ट है वो नेचुरली पानी को फिल्टर करता है, ऑब्वियसली मतलब वो कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन को फिल्टर कर रहा है, सॉइल के इरोजन को बचा रहा है, हैबिटेट है वो, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स, जहाँ पे एनिमल्स वगैरह रह पा रहे हैं, उनके रहने की जगह है वो। ये सब क्या है, इकोसिस्टम फंक्शंस है, अपना काम कर रही है नेचर, नेचर्स वर्क, बेसिक से भाषा में जो नेचर का खुद का काम है उसे हमने बोला है इकोसिस्टम के फंक्शन। लेकिन जब फ्री बेनिफिट, जब हम लोगों को उससे कोई फायदा होने लग जाए, हमारे जो क्रॉप्स है उनको उससे कोई फायदा हो उस फॉरेस्ट से, उससे हम क्या बोलते हैं बच्चा, इकोसिस्टम की सर्विस। तो वेन हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो जाए, उसे हमने क्या बोल दिया बच्चा, हमारी सर्विस। क्लियर होगी ये वाली बात। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे आपको ने एक बताया था एग्जांपल के थ्रू, बेसिकली जब भी ऊपर हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि आप पेड़ों को काटते रहोगे, काटते रहोगे, काटते रहोगे,
जितना जल्दी आप ग्रो भी नहीं कर रहे हो, तो वो क्या है, वो प्रॉब्लम है, वो सस्टेनेबल तरीका नहीं है। उससे क्या होगा, जो रिसोर्स है, जो फॉरेस्ट है, वो खत्म हो जाएगी। यहाँ देखो आपको एग्जांपल दिखा रखा है, एग्जांपल समझो इसको, मतलब ये ऑनेस्ट है, मतलब ये ट्रू है, फैक्ट बता रखा है, मतलब बेसिकली कि जो मैच्योर ट्री है, एक जो पेड़ है, वो एक दिन में 275 लीटर जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस कर पाता है। क्या कर पा रहा है वो, इतने ऑक्सीजन को जो है प्रोड्यूस कर पाता है। और हम लोग का एज अ ह्यूमन बीइंग, हमें एक दिन में कितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है पता है, 350 लीटर। अब समझो, एक ह्यूमन बीइंग के लिए एक जो ट्री होगा वो पूरा लगेगा, एंड यहाँ पे कुछ आधा लग सकता है, या 1/4 यहाँ पर लग सकता है, 3/4 लग सकता है, 1/4 या 1/10 लग सकता है, पर यहाँ पे लगेगा, क्योंकि हम इतना हम पेड़ काटे जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आप अपनी ऑक्सीजन को और कम करे जा रहे हो, आप ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाए जा रहे हो, CO2 को आप बढ़ाए जा रहे हो, अपना ही नुकसान करने वाली बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कि इंसान यहाँ पे क्या ही कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर देखो मतलब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। आखिर ये रिसोर्सेज कौन से होते हैं, सिंपल सी भाषा में ऐसे रिसोर्सेज जिनको दोबारा बनने में लॉन्ग पीरियड लगे, बहुत लंबा टाइम है। अगर ये रिसोर्स खत्म हो गए तो दोबारा बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। दैट विल बेसिकली कॉल्ड आप लोगों का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब वो कौन कौन से है, मान लो फॉसिल फ्यूल्स है, मेटल्स है, प्रीशियस स्टोन्स है, सॉइल है, इन सबको बनने में क्या लगेगा, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे दोबारा बनने में। इसलिए यहाँ पर कहते हैं इनका इस्तेमाल कम से कम करो, कोल का इस्तेमाल कम से कम करो, और रिन्यूएबल की तरफ बढ़ो, क्योंकि वो हमारे पास बहुत लॉन्ग टर्म तक के लिए है, बशर्ते आपको उसको भी बहुत आराम से इस्तेमाल करना है, सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करना, ताकि वो भी खत्म ना हो जाए अगर ऐसे उसका यूज करते रहे, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं वो रिसोर्स जो कि बहुत जल्दी, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म लगता है उनको बनने में, और रिप्लेनिश नहीं हो पाते जिस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, हम जिस तरीके से कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उस तरीके से कोल को वापस नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं कोल है, पेट्रोलियम है, मिनरल्स है, मेटल्स है, गोल्ड, कॉपर, ये सब क्या है हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। कहते हैं इंडिया में क्या है, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी, अच्छी खासी क्वांटिटी है कोल के रिजर्व की। कहते हैं कि आगे आने वाले 50 सालों तक कोल बचाए बस, उसके बाद कोल खत्म हो जाएगा 75 तक, मतलब 2075 के आसपास तक कोल जो है खत्म हो जाएगा, जिस तरीके से हम कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम ये शिफ्ट ला सके, हम क्या ला सके बच्चा, हम ये शिफ्ट ला सके, हम बहुत जल्दी जो है रिन्यूएबल से, सॉरी, हम लोग जो है बहुत जल्दी, सॉरी, हम लोग बहुत जल्दी रिन्यूएबल से नॉन रिन्यूएबल पे हम लोग शिफ्ट ला सकते। ओहो, ठीक है, गॉड, ये बड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। यहाँ पर वो बोला हुआ है, कहते हैं टिल मोर सस्टेनेबल ऑप्शंस बिकेम अवेलेबल वाइडली वी नीड टू यूज द कोल वी हैव जुडिशियसली, यानी कि बहुत केयरफुली हमें जरूरी है उसका कोल को इस्तेमाल करना, बिकॉज हमको पता है कि वो बहुत लॉन्ग टर्म तक हमारे पास नहीं है। इसलिए यहाँ पर बहुत जल्दी बोल रहे हैं कि रिन्यूएबल, यानी कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि नॉन रिन्यूएबल से, तो हम नॉन रिन्यूएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे बहुत जल्दी शिफ्ट लाओ किसकी तरफ, रिन्यूएबल की, तो बहुत जरूरी है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये ऑल दो इसका भी इस्तेमाल, जो आप इसका भी इस्तेमाल करोगे, तो ये भी आपको कैसे करना है, ये बच्चा हमें सस्टेनेबल तरीके से करना है, ताकि ये भी कहीं खत्म ना हो जाए, ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पर। अच्छा, आप देखो यहाँ पर नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत लास्ट, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है ये। क्या पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक मैप पढ़ेंगे इसके अंदर अब कि आखिर कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर है। देखो पहली बात तो हमारे इंडिया में जो रिसोर्स है, या इंडिया का पूरा प्लैनेट में बोलूंगी, तो पूरे वर्ल्ड में जो रिसोर्सेज है बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज हर जगह बहुत सेम है, तो यहाँ पानी जैसा है वही पानी ऐसा है, भाई यहाँ पे सॉइल है वही यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे सेम सॉइल है, यहाँ भी मिनरल्स है यहाँ मिनरल्स है, ऐसा नहीं है। अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। अब वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या है, बहुत ही अनइवनली, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है नहीं है कंट्रीज में भी, और चाहे वो प्लैनेट्स की बात कर दो तब। और इसी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ह्यूमन सेटलमेंट बहुत अलग अलग है, ट्रेड के पैटर्न्स बहुत अलग है, इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अलग है। अब वो कैसे है, ये कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं, वो यहाँ पर बोलते हैं, कहते हैं बहुत ज्यादा वॉर लड़े गए हैं, आगे भी लड़े जा सकते हैं, किसके लिए, नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल पाने के लिए, बहुत ज्यादा वॉर्स वगैरह जो है वो लड़े गए, ऐसा आप बोल रहे हैं।
वो हमको पता ही है, करेंगे हमारे यहाँ तो सॉइल के लिए, हाँ, हमारे फर्टाइल लैंड के लिए बहुत कुछ करा गया। आपको एक मैप दिख रहा है अपनी बुक में, क्लियर है? आप इसमें देखो, तो ये वाला है, आपको दिख रहा है ये कोल है, ये कहाँ कहाँ पर आप देख सकते हो। ये येलो वाला जो ऑयल की रिजर्व्स है, ये नॉर्थ यहाँ पे इंडिया मतलब वेस्टर्न इंडिया वाले पार्ट में। आयरन के और आपको यहाँ मिलेंगे बीच में देखने को, और यहाँ पे थोड़े से हैं। ये बॉक्साइट आपको ये वाला यहाँ पर है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिखा रखे हैं, कुछ हमारे पास क्या है, हमारे पास दिखाए हैं ये आपके जो कुछ रिजर्व्स है, बेसिकली आपके कुछ नेचुरल जो आपके रिसोर्सेज हैं, वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। अब आपको यहाँ पर इसमें इनका अनइवन रूप से डिस्ट्रीब्यूशन दिखा, कहीं पर कोल है, कहीं पर पेट्रोलियम है, कहीं पर बॉक्साइट है, कहीं पे कुछ है, तो बहुत अनइवनली क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखे हैं। जब इतने अनइवनली है अगर, तो क्यों है ऐसा, या इससे क्या फर्क पड़ता है, देखो समझो। अभी यहाँ पे मैप की अगर बात करूं, दोबारा अगर मैप देखो आप लोगों को, देखो ये आपके मिनरल्स की बात होगी सारी, ये आपके मिनरल्स है। बट समझो, इस वाले पार्ट का आपके पास क्या है, यहाँ पे सॉइल है हमारे पास। क्या है यहाँ पर, सॉइल। क्या नीचे इतने अच्छे सॉइल है, क्या नीचे इतनी बढ़िया हमारे पास एलुवियल सॉइल है? नहीं, नीचे हमारे पास ऐसी सॉइल नहीं है। दैट मीन्स क्या है, वो सॉइल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऊपर है। जब वो सॉइल ऊपर है, आपको पता है अभी भी हमारे इंडिया में 54% जो पीपल है, वो क्या कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। किसमें लगे हैं बच्चा, एग्रीकल्चर में वो सब लोग लगे हुए हैं। जब वो लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, दैट उन लोगों को चाहिए क्या, फर्टाइल लैंड। क्या चाहिए बच्चा, फर्टाइल लैंड उन लोगों को चाहिए। ये फर्टाइल लैंड कहाँ पे है, यहाँ पे सारे एरिया, यहाँ पे उनको मिलेगा क्या, वो फर्टाइल लैंड जो कि उनको चाहिए। इससे क्या होगा, इसलिए यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, नाटक में समझा रखा है कि ऐसे एरियाज में क्या होता है, ह्यूमन सेटलमेंट बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर ट्रेड होगा, ट्रेड किस चीज का हो पाएगा, इसी जो यहाँ पे सॉइल में जो ग्रो हो रही है क्रॉप्स, उन सबका यहाँ पे ट्रेड हो पाएगा। तो यहाँ पे ट्रेड अलग होगा, एंड यहाँ पे मिनरल्स है, यहाँ पे ट्रेड के पैटर्न अलग होंगे। यहाँ पे लैंड के थ्रू होगा, यहाँ पे सी के थ्रू यहाँ पर ट्रेड होगा। तो बेसिकली आप ये समझा रखा है कि किस तरीके से रिसोर्सेज के अलग अलग होने की वजह से, अनइवन होने की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ह्यूमन सेटलमेंट अलग अलग है, वहां बहुत ज्यादा लोग रहेंगे। आप देखोगे हिमालयाज में, क्या लगता है आपको, हिमालयाज में जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म है, जहाँ बहुत अच्छी जगह है, बट क्लाइमेट बहुत हार्श रहता है, कुछ चीजें यहाँ पे अलग है, तो वहां पे लोग ज्यादा रहेंगे नहीं, वहां पे लोग बहुत कम होते हैं। ठीक है, डेजर्ट वाले पार्ट में यहाँ पे भी लोग बहुत कम रहेंगे, यहाँ पे लोग इतना नहीं रहेंगे। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे रिसोर्स कैसा है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे ह्यूमन की सेटलमेंट होगी, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड होगा, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कंफ्लिक्ट होगी। अब कंफ्लिक्ट मैंने क्यों बोली ये वर्ड आगे देखोगे हम। मैंने कंफ्लिक्ट यहाँ पे नाम लिया ही क्यों, मैम कंफ्लिक्ट कहाँ से आ गया, अभी समझाऊंगी यहाँ पे कंफ्लिक्ट आखिर आया कहाँ से, समझो। कहते हैं इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर नेचुरल रिसोर्सेज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द लोकल पीपल। भाई जहां पर इंडस्ट्रीज होंगी, वहां पे ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज होंगी, वहां लोगों को जो है यहाँ पर काम मिलेगा। वहां पे क्या होगा, वहां पे टाउन्स वगैरह ग्रो होंगे, ताकि लोगों को बहुत अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सके, बहुत अच्छी चीजें यहाँ पर आएंगी, तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है हमारी, वो बहुत बढ़िया हो जाए। ऑब्वियसली बात है, हम कमाएंगे खाएंगे, एम्प्लॉयमेंट होगा, तो सारी जीने की जो लाइफ ऑफ क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो पहली बात यहाँ पर बोल रखी है। और जो सब बेनिफिट है वो कोर्स के साथ आते हैं, शॉर्ट टर्म में हो चाहे लॉन्ग टर्म में हो। We have examples on across the world people living in resource rich areas have been displaced from their homes। Obviously बात है, हमें ऐसे कुछ एरियाज के बारे में पता है जहाँ पे लोग अपने अपने एरिया में रह रहे थे, लेकिन उनको वहां से जो है हटा दिया। आप समझो यहाँ पर हमारे यहाँ पे काफी होती है जैसे जैसे मान लो अयोध्या जब बना था, राम मंदिर बने थे, तो उस टाइम पे बहुत से लोगों को वहां पे हटाया गया था। मतलब हटाना प्रॉब्लम नहीं है, हटाने के बाद फेयर कॉम्पनसेशन ना देना वो प्रॉब्लम। हमारे यहाँ पे चीजें कहते हैं कुछ जगहों पे जो कुछ सेक्रेट प्लेसेस हैं, उनको यहाँ पे कुछ थ्रेट फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। नेशनल ट्रेड हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, ये सब यहाँ पे डिपेंड करेगा ज्योग्राफिकल लोकेशन पे, आपके रिसोर्सेज के। आपके रिसोर्स कहाँ पर है, ऊपर नॉर्थ इंडिया में है तो लैंड के थ्रू ट्रेड होगा, इंडिया में ट्रेड होगा, कैसे ट्रेड होगा, अगर वो सी पेनिनसुला प्लेटू वाले एरिया में है, तो जो है आपकी ट्रेड कैसे होगा, सी रूट के थ्रू होगा, कहाँ कहाँ कंट्रीज के जो है पहुंच पाएंगे। कंट्रीज ऑब्वियसली बात है ऐसी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना चाहेगी जिनके पास ह्यूमन नॉलेज हो, लोगों के पास स्किल्स हो, जो कि उनको अच्छे अच्छे अलग अलग प्रोडक्ट्स बना के दे सके। एक एग्जांपल जो आपके पास यहाँ पर है, कॉल्ड फूड स्टील। देखो इसका मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है, फूड स्टील क्या है, बेसिकली एक प्रकार की स्टील है जिसमें कार्बन कंटेंट बहुत हाई होता है, इसकी वजह से बहुत शार्प हो, बहुत शार्प। आपने देखा होगा पहले के राजा महाराजा वो स्टील की जो कुछ उनकी तलवार वगैरह होती थी, कई लोग उसका इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर फूड स्टील में कार्बन क्वांटिटी बहुत हाई है, बहुत शार्प यहाँ पर ही मानी जाती है।
यहाँ पर कहते हैं कि कंट्रीज में जो है ऐसे ही कंट्रीज के साथ ट्रेड करना पसंद करती है जिसके पास बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन। एक लास्ट में रहेगा बच्चा आप लोगों के पास कि कई बार जो नेचर ऑब्वियस सी बात है वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज पे ध्यान नहीं देती है कि कहाँ पर क्या चीज है उस पर उसका ध्यान नहीं होगा। समझो क्या चीज कहना चाह रही हूँ मैं। कहते हैं नेचर यहाँ पे अटेंशन नहीं देगी पॉलिटिकल बाउंड्रीज पे। फॉर सपोज यहाँ पे आपकी नदी एग्जाम्पल है जिस कॉल्ड कावेरी नदी। जब भी आप नदी अगर बह रही है तो क्या वो ये देखेगी कि मैं तमिलनाडु से कहाँ जा रही हूँ, मैं कहीं केरला में एंटर तो नहीं कर रही, या मैं कहीं कर्नाटक से तमिलनाडु में तो एंटर नहीं कर रही, मैं आंध्र प्रदेश में तो नहीं जा रही हूँ, वो नहीं देखेगी, बस फ्लो करती रहेगी। तो इस यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी नदी यहाँ पे नहीं दिख रही है, लेकिन कभी कभी इन नेचुरल रिसोर्सेज को बांटने की वजह से इनको शेयर करने के लिए यहाँ पे काफी इश्यूज को हमें फेस करना पड़ता है। तो आप देखो कि यहाँ पे जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक से निकलती है, यहाँ से कर्नाटक से निकलेगी तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड केरला, इन सब में जिसका पानी जाता है इन चारों जगहों पे। तो इसकी शेयरिंग में कैसे इसका पानी जाना चाहिए उसको लेके काफी डिस्प्यूट हुए, काफी केस चले हैं कोर्ट केस, और अब तक फाइनल हो चुका है कितना परसेंट पानी किसको यूज करना है, कौन इरिगेशन के लिए यूज कर सकता है, कौन किस पर्पस के लिए यूज कर सकता है, चारों ही उसके लिए यहाँ पर बता दिया। आप साथ साथ कंट्रीज की बात करोगे तो कंट्रीज में भी ये चीज होती है। आप देखोगे जैसे आपको यहाँ पे नीचे क्वेश्चन भी ऑल्दो पूछ रखा है क्योंकि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे ऑल्दो, बट वैसे अगर बात करूँ आपको पता है जो हमारी इंडस वाटर है इस तरह बहता है वो इस तरह इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में आता है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफी इश्यूज है, आखिर इस इंडस नदी का यूज करना कैसे है। इसके लिए आप लोगों ने सुना होगा अगर इंडस वाटर की ट्रीटी भी हमारी हो रखी है। देखिए अब क्या हो रखी है, इंडस वाटर की ट्रीटी हो रखी है हमारी। तो कौन किसका यूज करेगा, यहाँ पे आपको पता है इंडस है, अब सतलुज भी है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, बीज है, इन सब नदियों का इस्तेमाल कौन कौन कितना कर सकता है, इंडिया कितना करेगी, पाकिस्तान कितना करेगा। तो यहाँ पर हो गया आपको बेसिकली इसका एग्जाम्पल यहाँ पर रहता है कि आखिर जो नेचर है उसको नहीं पता कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या है, तो वो कहीं भी एंटर कर सकती है। कई बार उसके शेयरिंग से कुछ कंफ्लिक्ट भी होते हैं, दैट्स व्हाई वो पॉइंट आता है कंफ्लिक्ट वाला कि इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कंफ्लिक्ट भी होते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट भी अलग अलग होगी, ट्रेड के पैटर्न भी अलग अलग होंगे, एंड यहाँ पे नेशनल ट्रेड होगा इंटरनेशनल होगा वो भी यहाँ पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गई बच्चा लोग आप लोगों को ये वाली बात। अब देखो आप लोगों का नेक्स्ट आपको कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे डैम दिखा रखा है, मेटू डैम है जो कि कर्नाटक में है, इसे कावेरी नदी पर जो है ये बना हुआ आप लोगों का क्या आपको दिख रहा है ये डैम आप लोगों का जिस कॉल्ड मेटू डैम। क्लियर हो गया बच्चा लोग। एंड दैट वाज द पार्ट नंबर 1 वीडियो आप लोगों की। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो बच्चा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में। एंड नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग आपके चैप्टर का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे जहां पे हम लोग आपका नेचुरल रिसोर्स डिस्कस करेंगे, और जो आपका चैप्टर का आगे वाला पार्ट है पूरा ही हम लोग चैप्टर आपका कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए या बाय बाय, थैंक यू सो मच बच्चा लोग, एंड मिलते हैं हम लोग अपनी